नमस्कार। कभी सोचा है कि दोस्तों के बीच किया गया एक मामूली सा वादा कब और कैसे एक कानूनी बंधन यानी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं और समझेंगे भारतीय कानून की नज़र से इसकी पूरी प्रक्रिया को। तो असल में फर्क क्या है दोस्तों के बीच उस पक्के वादे और एक ऐसे सौदे में जिसे लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सके? इसमें जमीन आसमान का अंतर किस चीज से आता है? चलिए इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को हम 5 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले एक समझौता बनता कैसे है, फिर उसमें कानूनी दम कैसे आता है। इसके बाद हम उन डील ब्रेकर्स पर नजर डालेंगे जो एक अच्छी खासी डील को भी बिगाड़ सकते हैं। फिर जानेंगे कि कौन से समझौते कानून की नज़र में शुरू से ही बेकार होते हैं। और आखिर में देखेंगे कि एक सफल कॉन्ट्रैक्ट अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचता है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की नींव, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये सब शुरू होता है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, एक सहमति से। जब दो लोग एक ही बात पर एक ही तरह से सहमत हो जाते हैं, बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली चिंगारी होती है प्रस्ताव, या जिसे हम आम भाषा में ऑफर कहते हैं। कानून के हिसाब से ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की दूसरे से सहमति पाने की एक साफ इच्छा है कि मैं ये करने को तैयार हूँ, क्या तुम राजी हो? ये किसी भी सौदे का कह सकते हैं कि शुरुआती बिंदु है। और जैसे ही उस प्रस्ताव पर दूसरे पक्ष की हाँ की मोहर लग जाती है, उसे कहते हैं स्वीकृति या एक्सेप्टेंस। ये वो पल है जब एक साधारण सा प्रस्ताव एक वादे में बदल जाता है, और यहीं पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की इमारत की पहली ईंट रखी जाती है। इसको एक बहुत दिलचस्प कहानी से समझते हैं। 1893 की बात है। एक कंपनी ने विज्ञापन दिया कि हमारी स्मोक बॉल इस्तेमाल करो और अगर फिर भी फ्लू हुआ तो हम 100 पाउंड का इनाम देंगे। एक महिला मिसेस कार्लिल ने वो दवा इस्तेमाल की, पर अफसोस उन्हें फ्लू हो गया। जब उन्होंने इनाम मांगा तो कंपनी मुकर गई। मामला कोर्ट पहुंचा, और जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये विज्ञापन एक खुला ऑफर था और मिसेस कार्लिल ने दवा का इस्तेमाल करके उस ऑफर को स्वीकार कर लिया था। इस केस ने यह साबित कर दिया कि स्वीकृति देने के लिए हमेशा हाँ बोलना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी आपका काम ही आपकी सहमति बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक वादा तो है, पर एक वादा तो वादा होता है। इसे कानूनी ताकत कैसे दी जाए? वो कौन सी चीजें हैं जो एक सादे वादे में कानूनी वजन डालती हैं? आइए देखते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है सबसे जरूरी चीज की, प्रतिफल या कंसिडरेशन। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, बदले में कुछ। मतलब अगर एक पक्ष कुछ दे रहा है तो दूसरे पक्ष को भी बदले में कुछ देना होगा। ये कुछ के बदले कुछ ही हर सौदे की जान है। इसके बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कानून की भाषा में प्रतिफल वो चीज़ है जो वादा करने वाले की इच्छा पर दी या की जाए। ये पैसा हो सकता है, कोई सामान, कोई सर्विस, या यहाँ तक कि कुछ न करने का वादा भी हो सकता है। ये एक टू वे स्ट्रीट है जहाँ लेन देन दोनों तरफ से होता है। अब देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या वादा किया गया है, बल्कि ये भी बहुत मायने रखता है कि किसने वादा किया है। कानून साफ कहता है कि हर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होता। इसके लिए संविदा करने की क्षमता यानी कैपेसिटी जो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा और सीधा नियम है नाबालिगों से जुड़ा हुआ। कानून इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट शुरू से ही अमान्य है, यानी वॉइड। कानून की नज़र में वो समझौता कभी हुआ ही नहीं। ये नियम एक बहुत ही मशहूर केस से पक्का हुआ, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। इस मामले में एक नाबालिग ने पैसे उधार लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी। बाद में मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने कहा कि ये समझौता वॉइड अब इनिशियो है, यानी शुरुआत से ही शून्य। कानून का मकसद नाबालिगों को प्रोटेक्ट करना है, भले ही उन्होंने अपनी उम्र क्यों न छिपाई हो। अच्छा, अब जरा सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक लग रहा है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन क्या हो अगर किसी की हाँ ही जबरदस्ती ली गई हो? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। चलिए उन वजहों को देखते हैं जो एक बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकती हैं। एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा होती है स्वतंत्र सहमति। अगर किसी से जबरदस्ती, दबाव या धोखे से हाँ कहलवाया गया है तो वो सहमति आज़ाद नहीं मानी जाती। ऐसे में कानून पीड़ित पक्ष को उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का अधिकार देता है, और इसके दो मुख्य विलन हैं।
एक है उत्पीड़न यानी कोर्शन और दूसरा है अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस। उत्पीड़न का मतलब है सीधा सीधा फिजिकल या बाहरी दबाव। जरा सोचिए, कोई गैर कानूनी काम करने की धमकी देकर या आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके किसी कागज पर साइन करवा ले, ये कोअर्जन है। ये एक तरह से बंदूक की नोक पर लिया गया कंसेंट है। दूसरी तरफ है अनुचित प्रभाव, जो कहीं ज्यादा चालाकी भरा होता है। ये शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दबाव है। ये तब होता है जब एक पार्टी दूसरे पर भरोसा या अधिकार रखती है और उसी भरोसे का फायदा उठाकर कोई गलत सौदा कर लेती है, जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज से या कोई गुरु अपने शिष्य से। यहाँ कोई धमकी नहीं होती, बस भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। उत्पीड़न यानी कोवर्जन एक बाहरी शारीरिक दबाव है जिसके लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं, जबकि अनुचित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक अंदरूनी मानसिक दबाव है जो अक्सर भरोसे के रिश्ते से ही पैदा होता है। एक है खुला हमला तो दूसरा है मीठा जहर। अब क्या कुछ समझौते ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कानून शुरू से ही मान्यता नहीं देता, भले ही दोनों पार्टियां पूरी तरह राजी क्यों न हों? जी हाँ, बिल्कुल, ये वो सौदे हैं जिन्हें कानून लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानता है। चलिए एक बहुत आम सा उदाहरण लेते हैं। क्या दोस्तों के बीच क्रिकेट मैच के नतीजे पर शर्त लगाना कानूनी तौर पर एक वैध कॉन्ट्रैक्ट है? ये सवाल हमें एक खास तरह के समझौतों की तरफ ले जाता है, जिन्हें कहते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स यानी बाजी के समझौते। कानून यहाँ एक बहुत साफ लकीर खींचता है। देखिए, क्रिकेट मैच पर शर्त लगाना एक बाजी है और कानून की नज़र में ये शून्य यानी वॉइड है। क्यों? क्योंकि इसका एकमात्र मकसद किस्मत के आधार पर पैसा जीतना या हारना है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी जो किसी घटना के होने पर निर्भर करती है, वो पूरी तरह वैलिड है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जुआ खेलना नहीं बल्कि किसी होने वाले नुकसान से खुद को बचाना है। एक में दाव है, दूसरे में सुरक्षा। इसी तरह कानून उन सभी समझौतों को भी अमान्य मानता है जो किसी की व्यक्तिगत आज़ादी या समाज की भलाई के खिलाफ हों, जैसे कि किसी को शादी करने से रोकने का समझौता, किसी को अपना काम धंधा करने से रोकने का समझौता या किसी को न्याय के लिए अदालत जाने से रोकने का समझौता। ये सब समाज के लिए ठीक नहीं माने जाते। चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे अच्छे पड़ाव पर चलते हैं। जब सब कुछ सही होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अपनी मंजिल तक पहुंचता है, जिसे कहते हैं वादे का निष्पादन। और आखिर में हम पहुंचते हैं परफॉर्मेंस पर, यानी वादे को पूरा करने पर। ये वो पल है जब दोनों पक्ष वही करते हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। एक ने सामान दिया, दूसरे ने पैसे दिए। जब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट सफलतापूर्वक खत्म हो जाता है और हमारा ये सफर भी पूरा होता है। और अंत में एक सवाल, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हम बस एक क्लिक पर आई एग्री कर देते हैं और ढेरों ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विस से घिरे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट कानून की ये 150 साल पुराने सिद्धांत आज भी हमारे रोजमर्रा के लेन देन को उसी तरह से दिशा दे रहे हैं? इस पर जरा सोचिएगा।